हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आई जिसका नाम है माय हीरोइक हस्बैंड। इस सीरीज में कॉमेडी, रोमांस और ट्रेजेडी देखने को मिलेगी जो इस सीरीज को और बेहतर व इंटरेस्टेड बना देती है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके प्लॉट के बारे में बता दूं। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर मॉडर्न बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। संयोग से वो सू एम्पायर में आ गया और एक बिजनेस फैमिली का विनम्र दामाद बन गया। इसके विपरीत उसकी पत्नी इतनी बिजी थी कि वो शादी वाली रात भी शामिल नहीं हो सकी। हालांकि यह नॉवेल दुनिया वास्तव में अंडर करेंट्स अंतर्धाराओं से भरी है, लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा मजेदार है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर निंग को देखते हैं, जो अपने पुराने लाइफ के विजन को देख रहा था, जहां वो अपने पहले की लाइफ में सेक्युलर ग्रुप का सीईओ था और उसका नाम यिनलिंग था। उसने पूरे 7 साल इस ग्रुप में काम किया और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और पिछले साल सेक्युलर ग्रुप 18 साल के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया था। बट किसी कारणवश सीईओ ने इस ग्रुप को छोड़ने का फैसला किया, जिस कारण शेयर मार्केट को काफी बड़ा झटका लगा। आफ्टर दैट उसकी डेथ हो गई और इसी ड्रीम के साथ निंग की घबराते हुए आंखें खुल गई और वो वहाँ मौजूद लड़की से पानी मांगता है। और जैसे ही जिन उसे अंकल कहकर पानी देती है, वो हैरानी से कहता है, तुमने भी मुझे क्या कहा? जिस पर जिन कहती है कि अंकल, जिसके साथ ही वो इस जगह के बारे में पूछता है। तब जिन बताती है कि यह सू मेंशन है और अभी आप जियानलिंग के रूम में हो। ये सुनते ही निंग घर के अंदर बाहर हर जगह को चेक करने के बाद समझ जाता है कि वो एंशिएंट पीरियड में आ गया है। इसके बाद उसे इस नई बॉडी की मेमोरी से पता चलता है कि वो पानी में गिर गया था। फिर निंग अपने आप से कहता है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अगर हाँ, तो ये इतना पुराना समय क्यों है? जिसके बाद वो रूम में रखी एक पेंटिंग को आधा ही देखता है, जिसमें उसे खुद की पिक्चर दिखाई देती है। तो वो जिन से पूछता है कि यह मैं ही हूँ ना? जिस पर वो हाँ कहती है। देन निंग आईने में अपने आप को देखकर खुश होता है और कहता है, मेरा फेस कितना सुंदर है, ना ही कोई रिंकल है और ना ही आईसाइट वीक है। इसका मतलब यह है कि यह मैं ही हूँ। देन वो वहाँ रखे पेपर को देखता है और कहता है, तो महिला का नाम सू टेंगर है और मेरा नाम अब निंग ही है। जिसके बाद उसे याद आता है कि डूबते टाइम उसका सेलफोन भी डूबा था और वो सामने वाली टेबल पर रखे अपने फोन को ले लेता है। जिन उस पर अपने ब्रश से कुछ कर रही होती है। निंग उसे रोकते हुए कहता है कि लड़की, यह खेलने की चीज नहीं है और ना ही यह यताइन दहेज है, यह मेरा है। देन वो अपने फोन को ओपन करता है और पोएटिक फॉर्म में कहता है कि जीवन और मृत्यु के 10 वर्ष है, इसे ज्यादा मत सोचो, यह अनबिलीवेबल है। तभी जिन पीछे से कुछ धीरे से कहती है कि यह कहने की बात नहीं है कि मेरे चाचा का गिरना स्वभाव से ही बाहर है, तो वो हमेशा से ही ऐसे थे। जिसके बाद निंग कहता है कि मैंने कभी शादी न करने की कसम खाई है, सो प्लीज मुझे अंकल कहना बंद करो। ये सुनकर जिन शॉक्ड होकर पूछती है कि लेकिन क्यों? मेरे ख्याल से आप तो बहुत लकी हो, आपके पास ना पैसा है, ना ही ताकत है और ना ही आप जैसा हुनर किसी के पास है। ऐसी किस्मत मिलना आसान नहीं है। जिसके माता पिता भारी कर्ज में डूबे होने के कारण जल्दी ही मर गए। यह सब सुन के निंग को तो लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था और वो कहता है कि तुम इसे लकी कहती हो? देन वो कहता है कि मैं बिना पैसे के किसी से शादी कैसे कर सकता और उसे किसी की बहू कैसे बना सकता हूँ? जिस पर जिन कहती कि अरे अंकल, आप यहाँ के घर जमाई है। ये सुनकर तो निंग को एक और झटका लगता है। फिर जिन कहती है कि मेरी मिस ने एक गेम खेली जिसमें वह एक अधिक वजन वाला दामाद है जो 9 महिलाओं में से एक को चुनता है। जिसके साथ ही निंग सोचता है कि ब्लाइंड बॉक्स ऑर्डर और वो इसे इमेजिन भी करने लगता है। देन वो कहता है कि तब तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आपकी मिस काफी लकी है, मैंने एक बार छिपा हुआ धन भी जीता था। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारी लेडी दुल्हन नहीं है? वो यहाँ क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी मिस लेडी शादी से डर गई हो और मुझे देखकर डर कर भाग गई हो, है ना? इस पर जिन कहती नहीं, ऐसा नहीं है। सू फैमिली की बिजनेस हेड होने के कारण वे दिन रात काम करती है। देन निंग उस पिक्चर से कपड़ा हटाने जाता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसी दिखती है। अब जैसे ही वो उस पिक्चर से कपड़ा हटाता है, वो देखता है कि वहाँ उस पिक्चर में फेस ड्रॉ ही नहीं किया गया है। देन जिन उसे एक बुक पकड़ाते हुए कहती है कि हमारी लेडी काम में काफी ज्यादा बिजी रहती है, तो उन्हें चित्र बनवाने का टाइम नहीं मिला। आपको पहले इस बुक को पढ़ना होगा, इसमें आपकी शादी का टाइम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है और आपको खुद तैयार होके जाना होगा शादी में और बूढ़े दादाजी के बड़े कमरे, दूसरे कमरे व तीसरे कमरे में चाय देने जाओ। जिस पर निंग कहता है, फाइन, ग्रीन क्लॉथ बिल्डिंग ही जाना है ना, मैं अभी आपकी लेडी को जाकर तलाक देता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो ग्रीन क्लॉथ जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ का सीन काफी सुंदर था, इसीलिए वो मेमोरी के लिए पिक भी क्लिक करते जा रहा होता है। साथ ही साथ वो लोगों से ग्रीन क्लॉथ का रास्ता भी पूछ रहा होता है, मगर कोई उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो चलते चलते एक खाली रास्ते पर पहुंच जाता है, जहां बहुत से लोग दूसरी साइड से भागते हुए आ रहे होते हैं।
वहाँ दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है जो काफी स्किलफुल लग रही थी। वो उस पर्सन के सारे अटैक से बचते हुए उसे जबरदस्त टक्कर दे रही होती है। उस लेडी की फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस होकर निंग उसे अपने फोन में कैप्चर कर लेता है। वे दोनों फाइट करते करते आगे निकल जाते हैं तो निंग भी उनका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो थक जाता है और कहता है, यह शरीर काफी ज्यादा कमजोर है, मैं नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करता। तभी वहाँ दोनों असिस्टेंट आ जाते हैं। वहीं वो लेडी उस पर्सन को नीचे गिरा देती है। वो लेडी चोर एक एक करके सभी गवर्नमेंट ऑफिसर को हरा देती है, जिसके बाद कुछ सोल्जर उस चोर पर तीर चलाने लगते हैं, जिनमें से एक तीर उसे लग जाती है और उसका मास्क भी निकल जाता है और वो लड़की भागने लगती है। जिसके बाद निंग को भी ग्रीन क्लॉथ बिल्डिंग मिल जाती है और वो उसके अंदर जाता है। अंदर जाते ही वो एक रूम की विंडो के पास जाता है और बाहर देखकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करके इमोशनल हो जाता है। आज के दिन उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे होता है और वो सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ दूंगा, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया। वो काम में इतना बिजी रहने लगा कि वो रूपी को टाइम नहीं दे पा रहा था। टाइम के साथ वो सेक्युलर ग्रुप का सीईओ भी बन गया, मगर एक दिन वो पढ़ते पढ़ते चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है और अगले दिन उसे पता चलता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। वो जानता था कि रूपिंग ये जानकर उसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो रूपिंग को बहाना देते हुए कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए विदेश स्टडी करने जा रहा हूँ, मैं इस चांस को खोना नहीं चाहता और मैंने तुम्हारे नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तुम इसे रख लो। बट रूपिंग उस कार्ड को वहीं रखकर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर प्रेजेंट में निंग रोते हुए कहता है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में काफी कुछ सोचता था, बट वापस पीछे मुड़कर देखने से कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ही वो पलटकर देखता है तो कुछ लोग उसके शब्दों को पोएम समझकर लिख रहे होते हैं। तभी एक लड़की वहाँ आती है। उस लड़की को देखकर निंग शॉक्ड होता है, क्योंकि वो लड़की रूपिंग की तरह ही दिख रही होती है। अब वो लड़की कहती है कि तुम आ गए, जिस पर निंग कहता है कि मैं भी तुम्हें देखकर काफी खुश हुआ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ काफी टाइट सिक्योरिटी थी और जिस पर्सन के पास सिटी से बाहर जाने के स्पेशल परमिशन थे वही सिटी छोड़कर जा सकता था और कोई नहीं। ये सब अरेंजमेंट उस असैसिन चोर गर्ल को पकड़ने के लिए किए गए थे। वो लड़की ऊपर छत से खड़ी होकर ये सब देख रही थी। वो समझ जाती है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में मेन गेट से निकलना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो वहाँ से कहीं चली जाती है। जिसके साथ ही हम गवर्नर को देखते हैं, जो कैप्टन के पास अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आया होता है, क्योंकि वो उस लड़की को अंदर घुसने से नहीं रोक पाया था। लेकिन कैप्टन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। वो गवर्नर की ओर एक गोला फेंकते हुए कहता है कि आखिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आज तुम्हारी गलती की वजह से उस लेडी असिस्टेंट ने मुझ पर हमला किया। अगर तुम अपने सिक्योरिटी पर ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। गवर्नर दोबारा से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे पता है कि आपको इससे बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए उस असिस्टेंट गर्ल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। साथ ही साथ मैंने आपको रॉयल सप्लायर का सुपीरियर बनाने का प्रस्ताव भी कोर्ट में पेश कर दिया है। ये सुन कैप्टन कहता है, ओह तो ये सब तुम पहले ही कर चुके हो। अच्छा किया जो तुमने अपनी गलती सुधारने के लिए इतना सब किया। ये सब इतना बुरा भी नहीं है। आज तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सिटी के बाहर उल्टा लटका दूंगा। इसके बाद सीन निंग की ओर शिफ्ट होता है, जो घूमते हुए ग्रीन क्लॉथ बिल्डिंग की मीटिंग हॉल तक पहुंच जाता है। निंग को वहां देख उस हॉल के लीडर मास्टर पुयांग उससे पूछते हैं कि यंग मैन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि निंग जवाब देता, वहाँ टैनर आ जाती है और वो सबको बताती है कि यह मेरा हस्बैंड निंग ही है। यह पहली बार ग्रीन क्लॉथ बिल्डिंग में आया है, इसीलिए इसे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कहाँ पर क्या है। यह गलती से यहाँ पर आ गया है। यह सुन मास्टर पुयांग निंग से कहते हैं कि ओह तो तुम टैनर के हस्बैंड हो, आखिरकार तुम आज यहाँ पर आ ही गए। इसके बाद टैनर सबसे कहती है कि आज जियांगलिंग क्लोथ ट्रेडिंग हाउस की 29th एनिवर्सरी है। मेरे पति ने हम सबको बधाई देने के लिए एक पोयम लिखी है, जिस पर सभी लोग निंग की तारीफ करने लगते हैं। चूँकि निंग अभी 20वीं शताब्दी में है और यहाँ पोएट और स्कॉलर की काफी ज्यादा इज्जत की जाती है। और मास्टर पुयांग निंग से कहते हैं कि तुमने जो पोएम बनाई है वो सच में एक मास्टरपीस है। लेकिन निंग की इतनी तारीफ वहाँ पर बैठे एक बंदे को हजम नहीं होती और वो निंग को नीचे दिखाने के लिए कहता है, मिस्टर निंग आपने जो पोएम लिखा है वो वाकई काबिले तारीफ है।
आपको तो टॉप स्कॉलर की लिस्ट में होना चाहिए। जोसन मास्टर पुयांग निंग को उस बंदे से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि ये मिस्टर गुयान है, जिन्होंने केवल 5 साल की उम्र में ही सू डायनेस्टी की सबसे कठिन एग्जाम को पास कर लिया था और अब गुयान जियांगलिंग में सबसे प्रसिद्ध स्कॉलर में से एक है। ये जानकर निंग रिस्पेक्टफुली गुयान के पास हाथ मिलाने जाता है, लेकिन गुयान उससे हाथ न मिलाकर सभी लोगों को बताता है कि मैंने सुना है कि मिस्टर निंग हमारी सिटी की क्वालिटी एग्जाम में फेल हो चुके हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि अब इन्होंने इतनी इनक्रेडिबल पोयम लिखी होगी। जो सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। यह देख टेनर निंग को एक साइड बिठाते हुए सभी लोगों से कहती है कि माना कि निंग सिटी की क्वालिटी एग्जाम में फेल हो गया है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वो आगे भी फेल ही होगा। हम किसी के भी पास से उसके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते और निंग ने तो आज इस पोयम को लिखकर यह साबित भी कर दिया है। टेनर को इस तरह अपनी साइड लेते हुए लोगों की बातों का जवाब देते हुए देखकर निंग को जिया के अंदर रूपिंग की झलक दिखाई देने लगती है। तभी वहाँ पर बैठे टेनर का दोस्त इस मैटर को क्लोज करते हुए सभी को ड्रिंक एंजॉय करने का कहता है। अब इसी के साथ सीन नेक्स्ट डे सू मेंशन में शिफ्ट होता है, जिसके साथ ही पता चलता है कि निंग की कंपोज की हुई पोयम अब न्यूज़पेपर में प्रिंट हो चुकी है, जिस कारण निंग रातों रात पूरी सिटी में फेमस हो चुका है। अब हम निंग को देखते हैं, जिसके पास फेम के साथ थोड़ा बहुत पैसा भी आ चुका होता है। अब वो सिटी के ऑफिसर मिस्टर कांग के पास अपनी और टेनर के लिए एक जमीन लेने के लिए आया होता है, लेकिन मिस्टर कांग निंग को वो जमीन काफी महंगे दामों में बेच रहे होते हैं। इसीलिए निंग और मिस्टर कांग के बीच एक आर्गुमेंट सी होने लगती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि बातों ही बातों में दोनों में एक इमेजिनरी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। देन निंग मिस्टर कांग से कहता है कि मुझे लगता है कि आप मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो इतनी बेखास जमीन को इतने महंगे दामों में बेच रहे हैं। और निंग मिस्टर कांग पर अपना एक हथौड़ा दे मारता है, जिसके बाद वो मिस्टर कांग से कहता है कि अगर वाकई में ये जमीन इतनी लायक होती, यहाँ के कारोबारी पहले ही उसे खरीद लेते। और एक बार फिर से निंग मिस्टर कांग पर अपनी पजल से रॉकेट लॉन्च कर देता है और इसी के साथ मिस्टर कांग निंग से हार जाते हैं। इसके बाद मिस्टर कांग वो जमीन निंग को सस्ते दामों में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अब निंग जमीन के पेपर लेके वहाँ से निकल जाता है। अब सीन सू मेंशन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर टैनर मिस्टर सी के साथ बिजनेस डील के बारे में बात कर रही होती है। साथ ही साथ मिस्टर सी कहते हैं कि आज मीटिंग हॉल में तुमने निंग के लिए मिस्टर जियान से जो आर्गुमेंट किया है वो इसका बदला जरूर लेगा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और इतने में ही वहाँ निंग पहुँच जाता है और मिस्टर सी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद निंग और टैनर को एक साथ दिखाया जाता है। निंग टैनर से कहता है कि प्रकृति ने मुझे एक बार फिर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है, जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, टैनर उसे कहती है कि क्या तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? मुझे जिनने सब कुछ बता दिया है कि तुम ग्रीन क्लॉथ बिल्डिंग में मुझसे तलाक के बारे में बातें करने आए हुए थे। और एक वाइफ की तरह नखरे करते हुए वहीं चेयर पर बैठ जाती है, जो देख निंग उसे सफाई देते हुए कहता है कि नहीं, वो तो केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो सुन टैनर कहती है कि आखिर पहले ही मुलाकात में किसी को गलतफहमी कैसे हो सकती है। पहली मुलाकात का सुन निंग को तो एक जोरदार धक्का सा लगता है और लड़खड़ाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, जिसे मैं मरने के बाद भी नहीं भुला पाया, उसने मुझे जीते जी भुला दिया। और तभी वहाँ पर जियान भी पहुँच जाता है, जो कि निंग को अरेस्ट करने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता चला था कि निंग ने उस असेसिन लेडी वॉरियर को भगाने में मदद की थी। टैनर निंग को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निंग खुद से कन्फेस कर देता है और कहता है कि मिस सू मुझे ठीक से नहीं जानती, क्योंकि हम कल ही एक दूसरे से मिले हैं। मैंने उस लेडी को भागने में हेल्प की थी। अब वो जियान के साथ चला जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।